हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, ये लेक्चर 2 है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का। लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या समझा था? लेक्चर फर्स्ट में एक स्टोरी के माध्यम से समझा कि अकाउंटिंग क्या होती है। थोड़े से मैंने इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह के बारे में बताए। एक बार छोटी सी क्विक रिकैपिंग में समझते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या होती है, जिसके अंदर मैंने आपको कुल मिला के 7 स्टेप समझाए थे, IMRCSAC। ठीक है, हर स्टेप क्या कहता है? हमारा जो सीए है, जिसे कंपनी हायर करती है, उसका पहला काम होता है पहचान करना, किन ट्रांजैक्शन को लिखना है, किन को नहीं लिखना है। दूसरा काम मेजरिंग का काम, कितना अमाउंट गया और कितना अमाउंट आया, मनी टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हर लेन देन को मनी टर्म्स में। तीसरा, हर लेन देन को रिकॉर्ड करना जर्नल बुक में। उसके बाद अलग अलग बुक्स तैयार करना, जिसे लेजर कहते हैं हम सब। अगला है समराइजिंग का काम, जिसमें अलग अलग बुक्स तैयार की जाती है, जो मेनली आपके फाइनल अकाउंट के नाम से जानी जाती है, और जो भी लेन देन हुए होते हैं पूरे साल भर में, उनको जोड़ा जाता है एक साथ, ताकि हम क्या फाइंड कर सके? प्रॉफिट और लॉस। फिर नेक्स्ट काम जो होता है उसका, वो एनालिसिस का काम होता है, जिसमें वो प्रॉफिट लॉस निकालता है, कंपनी की पोजीशन पता लगाता है बैलेंस शीट के थ्रू। मैंने ये दोनों काम आपको रिकैप करा दिए थे लास्ट क्लास में, ये सब डन हो चुका है। ठीक है, तो एनालिसिस के पार्ट में वो क्या करता है कि बैलेंस शीट बनाता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, बाकी आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाता है, जिसके अंदर वो प्रॉफिट लॉस पता लगाता है, और आखिरी काम जो होता है उसका, वो होता है जो कंपनी के इंटरनल या जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जो बाहरी लोग हैं, उन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। ये पढ़ा। और क्या पढ़ा हमने, देख लेते हैं। फिर हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव था कि सीए, या कह सकते हो जो हमारा अकाउंटेंट है, वो सभी चीजों का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, सभी लेन देन का। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस पता लगाएगा, ये मैंने बताया था, क्योंकि हायर इसीलिए किए गए हो भाई। तो अकाउंटिंग का मतलब जो हमारा सीए कर रहा है ना अकाउंटिंग, उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्रॉफिट लॉस पता लगाना। तीसरा क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना, किसके थ्रू? बैलेंस शीट के थ्रू। नेक्स्ट वर्क क्या है? मैनेजमेंट की हेल्प करना। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को उसके यूजर्स तक पहुंचाना, और बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट में क्या था बच्चों? प्रोटेक्ट में ये था कि जो एसेट्स है, चाहे कैश हो, इन्वेंट्री हो, प्रॉपर्टी हो, मशीन हो, उनको चोरी होने से बचाना, उनका गलत यूज ना होने देना, प्रॉपर उन्हें मेंटेन करना, इसी को कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स। ये काम होते हैं हमारी अकाउंटिंग के अंदर, जो सीए करता है। यही ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग के। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम क्लास को फर्दर आगे बढ़ाने जा रहे हैं थोड़ा सा और। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है? अब मैं अगर रिपीट करूंगा ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि लेक्चर 1 की ही बातें चल रही है, और सही में फंक्शन क्या है अकाउंटिंग में, ये क्या करता है? देखो, रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 बुकें बन गई। कौन कौन सी सर? यही वाली 3 बुकें। ये वाली बच्चों देखो, कहाँ चली गई भाई हमारी ये 3 बुकें? एक मिनट रुकना बच्चों, चेक करें चेक करें। वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट। हाँ, ये रही, देखो, ये है तीनों। ये है हमारी फाइनेंशियल स्टेट। ऊपर की 2 प्रॉफिट लॉस बताती है, जो आखिरी वाली बैलेंस शीट है वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है बच्चों, तो हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव शायद हमारे ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए थे बच्चों, जहां तक मुझे लगता है ना। हाँ, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन में मैंने बताया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मेंटेन करना। दूसरा काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, जिसमें ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें बनाई जाती हैं सीए द्वारा। 2 प्रॉफिट लॉस बताती है, और तीसरी वाली फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, अकाउंटिंग अगला काम लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना। अब देखते हैं अकाउंटिंग में ये लीगल रिक्वायरमेंट कहां से आ गया सर? क्योंकि सीए तो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, प्रॉफिट लॉस निकाल रहा है, और जाके ऑनर को इन्फॉर्म कर रहा है। इस बीच में ये कहां से आ गया? ठीक है, समझते हैं। देखिए, इंश्योरिंग कॉम्प्लायंसेस विद स्टेचुटरी प्रोविजंस अंडर द वेरियस लॉ सच एज द इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी रेगुलेशन एंड द कंपनी एक्ट विच रिक्वायर मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। एक बात याद रखना, सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना, ट्रांजेक्शन लिखते जाना, प्रॉफिट लॉस बताना, पता लगाना, या पोजीशन पता लगाना, इन्फॉर्म करना, इनके साथ साथ कुछ चीजें और भी ऐड हो जाती हैं। जैसे, एक तो प्रॉपर इनकम टैक्स की गाइडलाइंस फॉलो हो रही है कि नहीं, जीएसटी के रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, कंपनी एक्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बच्चों, जो कहते हैं ना कि ड्यूरिंग दी अकाउंटिंग हमारे सीए को फॉलो करने पड़ते हैं।
जब वो अकाउंटिंग करता है, बुक्स बनाता है, प्रॉफिट लॉस निकालता है, बैलेंस शीट बनाता है, तो उसे कुछ ना लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो पूरी करनी होती है। अगर सर ना करें तो, अगर नहीं करोगे तो ऐसा होगा, फिर नोटिस आएंगे आपके ऊपर। और दूसरी चीज है, आपके जो बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट लॉस होंगे, जिन्हें बैंक्स रीड करते हैं, इन्वेस्टर्स रीड करते हैं, वो उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपको इन कंप्लायंसेस को पूरा करना है। अगला काम, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन बतानी किसको है, हम रीड कर चुके हैं। एक इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल में प्रोप्राइटर मैनेजमेंट, और एक्सटर्नल में बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, सप्लायर हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, कस्टमर्स हो गए, रिसर्चर हो गए, यही सब लोग आते हैं। अगला है फैसिलिटेट टू कंपैरिजन। देखो, अगर हम अपने मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट दे रहे हैं, वो भी इस ईयर की रिपोर्ट दे रहे हैं, कैसा रहेगा कि इस ईयर की रिपोर्ट के साथ अगर हम पिछले ईयर का भी कुछ डेटा लगा के दे दें, सर इससे क्या फायदा होगा। देखो, अगर मुझे ये जानना है कि एक बच्चे के मार्क्स कितने बढ़े हैं, तो तरीका सबसे बेस्ट पता है क्या है? एक तो मैं कहूंगा भाई तू इस साल की अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखा, तो जरा लास्ट ईयर वाली भी दिखा दे। इससे मुझे पता चलेगा कि लास्ट ईयर की परसेंटाइल और इस साल की परसेंटाइल में कितना डिफरेंस है। अगर घट गई है तो इसका मतलब है आपकी परफॉर्मेंस गिरी है, अगर बढ़ गई है तो यानी बच्चा अच्छा पढ़ रहा है। अगर सीए हमारा इस साल के रिकॉर्ड को पिछले साल के रिकॉर्ड के साथ अटैच करके मैनेजमेंट को दे, तो मैनेजमेंट के लिए एक आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंपैरिजन करना कि कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है या घट रही है। पिछले लास्ट ईयर के मुकाबले प्रॉफिट इस साल बढ़ा, पोजीशन बढ़ी, ओवरऑल एक इंपैक्ट पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट की हेल्प करना। तो सर ये तो ऐसा लग रहा है ना कि चीजें रिपीट है। हाँ, फंक्शनिंग में भी यही सब आ जाता है। रिकॉर्ड मेंटेन करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, मतलब वही ट्रेडिंग, पीनल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस निकालो, पोजीशन पता लगाओ। मेन काम तो यही है भाई इसका। सारे लीगल रिक्वायरमेंट कंपनी में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो है उनको बतानी होगी इंटरनल एक्सटर्नल वालों को। मैनेजमेंट को कंपैरिजन बेसिस पर रिकॉर्ड प्रोवाइड करना होगा। ठीक है। और या अपने रिकॉर्ड इस प्रकार मेंटेन करने हैं कि कंपैरिजन हो सके। उसके बाद है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की हेल्प करना। ठीक है। जो नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है, जस्ट फटाफट रिकैप करते हैं। पहला एडवांटेज क्या है? जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स तक पहुंचाना, जो भी आपने इंफॉर्मेशन निकाली है। अगला, मैनेजमेंट की हेल्प करना। रिप्लेस मेमोरी। रिप्लेस मेमोरी का मतलब क्या होता है? अगर आप सीए से कहोगे ना कि कोई भी पुराना रिकॉर्ड हमें लाके दो, कोई भी पुराना रिकॉर्ड हमें लाके दो, क्या वो नहीं दे सकता? अरे भाई, वो हर महीने हर दिन का रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। आप उनसे 4 साल पुराना रिकॉर्ड मांगोगे, वो आपको निकाल के दे देंगे। तो ओल्ड रिकॉर्ड का मतलब है, रिप्लेस मेमोरी का मतलब है ओल्ड से ओल्ड रिकॉर्ड भी अगर मांगेगा मैनेजमेंट तो सीए निकाल के दे देगा। काउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता है इसलिए। कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरिजन करने का काम। उसके बाद टैक्स वगैरह जो है पे करना, सेटल करना, मतलब कंपनी का जितना टैक्स है सब सीए पे बना कैलकुलेट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करके आएगा। ठीक है। अगला है लोन वगैरह लेने जाना। लोन लेने भी कौन जाएगा? सीए ही जाएगा। अकाउंटिंग के अंदर सब कुछ ये भी आ जाता है। उसके बाद एविडेंस इन कोर्ट। हाँ, ये कहानी थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कोर्ट का मैटर कैसे है? जैसे मान लो क्या होता है कि जब भी कोई लेन देन करती है ना कंपनी, तो एविडेंस क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? एविडेंस। ठीक है। आज जैसे मान लीजिए हमने किसी सप्लायर को 50 लाख का माल दिया और उससे पैसे ले लिए, उस बीच में कैश मेमो बना। भाई, अब कैश ट्रांजेक्शन होती है तो कैश मेमो जनरेट हुआ। अच्छा सर, ये क्या था? देखो, मैंने बताया ना, जब आप हमको फीस देते हो तो हम आपको फी रिसिप्ट फाड़ के देते हैं। ऐसे हर लेन देन में ना कंपनी भी एक बिल क्रिएट करती है, और सीए का काम होता है हर लेन देन के आगे उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना। कल को वो सप्लायर मुकर गया, या जो बंदा था जिसको हमने माल बेचा, जिससे पैसे लिए, वो ये कहता है कि पैसे तो ले लिए, उसे ब्लेम कर दिया कंपनी के ऊपर कि भाई मेरे को तो पैसे नहीं मिले, कंपनी ने तो माल क्या कहते हैं, कहने का मतलब है कि सॉरी, मैंने पैसे दे दिए कंपनी को, कंपनी ने मेरे को रॉ मटेरियल ही नहीं दिया। क्या करोगे? मतलब सामने वाला पर्सन ये कह रहा है कि उसको मटेरियल की सप्लाई मिली ही नहीं, और कंपनी को एडवांस दे चुका है वो, और उसने कोर्ट में अगर केस कर दिया, हम अपने सीए से बोलेंगे भाई हमने तो मटेरियल सप्लाई किया था, वो झूठ बोल रहा है। तो सीए रिकॉर्ड निकालेगा जहां पे प्रॉपर एविडेंस होते हैं, वो हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और कहेगा कोई दिक्कत नहीं सर, करने दो केस सामने वाले को, हम देख लेंगे कोर्ट में। अब कोर्ट में सीए जाएगा, हाँ जी देखो इतना माल सप्लाई हुआ है, इतने ये साइन हुए हैं, ये रिकॉर्ड है, और इतनी हमने उससे पेमेंट रिसीव करी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखा देगा और कंपनी बच जाएगी कोर्ट में। तो काउंटिंग में एविडेंस इन कोर्ट में अगर जरूरत पड़ गई, कहने का मतलब है कल को कंपनी में डिस्प्यूट हो गया या कंपनी के बाहर डिस्प्यूट हो गया, सब में ये एविडेंस काम आते हैं जो सीए मेंटेन करता है।
सेल ऑफ बिजनेस, हाँ अगर बिजनेस बेचने की बात आए तो ये काम भी अकाउंटिंग में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे रिकॉर्ड मेंटेन है, किस एसेट्स की क्या वैल्यू है, कितनी उधारियां हैं, कितनी एसेट्स है, बेच बाज के सीए खत्म कर देगा एक साथ में बिजनेस। उसके बाद अगर मान लो इन केस में इंसॉल्वेंसी हो जाती है कंपनी, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है हमारे यहाँ बच्चों कि कंपनी अब ऐसी इस हालात में आ चुकी है कि अब उसके पास पैसा ही नहीं है और वो उधारियां भी नहीं पे कर सकती। मतलब वो अपने उधार जो उनकी सर्वे लाइबिलिटीज चढ़ी है वो उसे पे ऑफ नहीं कर सकती है। तो कहने का मतलब है इस केस में भी अकाउंटिंग हेल्प करेगा। कैसे? सिंपल सा है, जितना है कैश उतना उधार वाले को दे दो, जो नहीं है भाई उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते, कोर्ट है ही। कोर्ट में जाकर ये डिक्लेयर कर दो कि भाई हमारे पास कुछ पैसा ही नहीं बचा, जितनी एसेट थी जितनी प्रॉपर्टी थी हमने बेच के उधार पे कर दिया, अभी भी आउटसाइडर उधार मांग रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम इंसॉल्वेंसी में आ गए हैं, इंसॉल्वेंट हो गए, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, मतलब अकाउंटिंग पार्टनरशिप जो होते हैं, लोग पार्टनरशिप में बिजनेस चलाते हैं, उनमें भी हेल्प करती है। अकाउंटिंग के यार बड़े बेनिफिट है। पहला बेनिफिट पढ़ा हमने कि जितने भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है से निकालता है वो यूजर्स तक पहुंचाता है। उसके बाद मैनेजमेंट की हेल्प करता है, ओल्ड रिकॉर्ड निकालता है, कंपैरेटिव स्टडी के लिए कंपैरिजन तक की एक शीट तैयार कर देता है, टैक्स वगैरह जो होते हैं वो सब सबमिट करता है, वो खुद जाके लोन बैंक से लोन लेने भी वही जाएगा। ठीक है ना? अगर बैंक से लोन लेने की बात आती है तो जाएगा, बैलेंस शीट दिखाएगा बैंक मैनेजर को कि देखो हमारी कंपनी के पास कितनी सारी एसेट्स हैं, कितना कैश पड़ा है, ये देखो हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितना हमने प्रॉफिट कमाया हुआ है। बैंक लोन दे देगा, मालिक नहीं जाएगा लोन लेने, आपको जाना पड़ेगा, आप अकाउंटेंट हो, आप जाओ। उसके बाद कोर्ट में एविडेंस देने जाना पड़ेगा, बिजनेस को बेच अगर खत्म करने की नौबत आती है तो भी आपकी जरूरत पड़ेगी। तो ये अकाउंटिंग के सारे काम हैं, ये कह सकते हो एडवांटेजेस है। आप अकाउंटिंग में, अगर अकाउंटिंग होती है आपकी कंपनी में, सीए हायर हो रखा है, वो कर रहा है, ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कुछ बुराइयां भी हैं सर, बुराइयां बताइए। तो पहली बुराई, इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, मतलब हमारी जो अकाउंटिंग में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ जगहों पर काउंटिंग एग्जैक्ट नहीं है। अब फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है मतलब सर, देखो, ऑल दो ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंस, सारे लेन देन एविडेंस के बिहाफ पर रिकॉर्ड होते हैं। किसके बिहाफ पर? मैंने कहा ना हमारा सीए हर लेन देन के आगे उसका एविडेंस लगा देता है। सेवरल अकाउंटिंग एस्टिमेट आर मेड सच एज, अच्छा हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं हमारी अकाउंटिंग में जो अनुमान के हिसाब से चलती हैं। किसके हिसाब से चलती है बच्चों? अनुमान। तो बच्चे सोचेंगे सर इतनी बड़ी कंपनी में एक सीए लगा पड़ा है, एस्टिमेशन अनुमान के हिसाब से काम करेगा तो फिर तो कंपनी डूब जाएगी, है ना? नहीं नहीं, समझो। अच्छा ये अनुमान कैसे है? तुम्हारी जो भी हमने एसेट खरीदी है उसकी लाइफ क्या होगी? आप बता सकते हो कि अगर मैं एक मशीन लेकर आया हूं कंपनी में, उसकी लाइफ क्या होगी? सी अनुमान लगा लेता है कि 5-10 साल इतनी चलेगी। अरे क्या पता ज्यादा चल जाए भाई, आपका अनुमान गलत हो सकता है। दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो सर ये क्या होता है? जैसे कई बार क्या होता है ना, हम अपना सामान कस्टमर्स को उधार बेच देते हैं, वो पैसे देते नहीं है तो हमारे डेटर बन जाते हैं। ठीक है ना? क्या बन जाते हैं? डेटर। मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी में समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारी कंपनी है, ठीक है, और ये हमारा कस्टमर था। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ आइटम सेल किए ऑन क्रेडिट बेसिस पर। ठीक है, हमने मान लो 5 लाख का सामान अपने कस्टमर्स को बेचा, एक नहीं थे, बहुत सारे थे, बहुत सारे थे, हमने बहुत सारे लोगों को उधार सामान बेचा, उधार बेचा। पता है ये सभी लोग जिनको हमने उधार सामान बेचा, इन सबको हम अपनी आम भाषा में डेटर बोलते हैं। अभी एक चैप्टर आएगा नेक्स्ट बच्चों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के नाम से होगा, उसके अंदर हमें ये समझने को मिलेगा कि डेटर्स होते क्या है। ठीक है ना? तो अभी अभी आप समझ लीजिए कि ऐसे लोग जिनको हम सामान बेचते हैं, जिनसे पैसे लेने हैं, हमें कस्टमर ही तो है, उधार बेचा है, पैसे लेने हैं, तो इन्हें डेटर कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, कई सारे ऐसे डेटर होते हैं जो पैसे नहीं देते, भाग जाते हैं। ठीक है ना? तो उनके लिए ना हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। मतलब सर, मतलब तो क्या अनुमान लगाते हैं कि इतना परसेंट हमारा पैसा डूबेगा। जैसे 5 लाख का माल बेचा, तो सीए से कंपनी के मालिक ने पूछा, हाँ भाई सीए साहब आपको क्या लगता है हमने जो माल बेचा उसमें कितना डूब जाएगा? उसने कहा 10% डूबना है, मतलब इसके हिसाब से 5 लाख का 10% 50,000 रुपए डूबेगा। अब एक बात बताओ, ये किस बिहाफ पर बोल रहा है? 10% डूब ही जाएगा, हमने जो क्या पता सारे पैसे आ जाए। देखो, हमारा सीए बिना पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस से बात करता है, उसको लगा होगा पिछले 5 साल में डूब ही रहे हैं, हर साल 10% डूब जाता है, हम जिसको माल बेचते हैं 10% पैसा डूब जाता है, मिलता ही नहीं है, उसी बिहाफ पर उसने अनुमान लगाया।
पर इसके अनुमान लगाने के चक्कर में, गलत अनुमान लगाने के चक्कर में प्रॉफिट लॉस गलत निकल सकते हैं कंपनी के। इनको लग रहा है कि 5 लाख का बिका, इसके हिसाब से 4.5 का बिका, क्योंकि 50 का तो डूबेगा। इसके हिसाब से वैल्यू 4.5 और हमारे सबसे 5, हो गए ना गड़बड़ यहां पर। तो बता तो रहा हूं, कई जगहों पर हमारा सीए गलत अनुमान लगाता है, जिसके चक्कर में एग्जैक्ट डेटा नहीं निकलता कंपनी में। तो ये फॉल्ट है। और चीजें, और एक चीज सुनिए, कुछ डेप्रिसिएशन के मेथड है, ठीक है ना। ये कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर एक अनुमान के चक्कर में रिजल्ट गलत हो जाते हैं, सीए के अनुमान के चक्कर में, या अकाउंटिंग कह सकते हो। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अब ये क्या होती है, हाँ इसका समझना बच्चों। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन एक चीज होता है, जैसे मान लीजिए आज 2026 है, हमने एक बिल्डिंग परचेज करी, ठीक है ना, और उसकी कीमत मान लीजिए 50 लाख है। अगर 2050 भी आ गया ना, पता हमारा सी इस बिल्डिंग की कितनी वैल्यू दिखाएगा बुक्स में। वैसे आपको पता है बिल्डिंग एक एसेट है, ये बैलेंस शीट में शो होगी। मैंने बताया था आपको, बैलेंस शीट एक ऐसी बुक बनती है जिसमें एक तरफ उधारियां और एक तरफ एसेट्स होती है, जिससे पता चलता है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है या वीक है। तो पता है कितनी शो करेगा, 50 लाख। अब आप कहोगे कि सर 26 में भी 50 लाख, 50 में भी 50 लाख, सर इतने साल बीतने के बाद एक जमीन की कीमत तो पता नहीं कितनी गुना बढ़ गई होगी, पर ये इतनी ही क्यों शो कर रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा मैं रीजन बताता हूं वो ऐसे शो क्यों कर रहा है। देखिए इसे ना जब हम जिस रेट पर हम कोई एसेट खरीदते हैं ना बच्चों, पहली बात तो उसको हम ना हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। क्या, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, या एक ऐसी कॉस्ट जिसपे हमने इसको खरीदा था, ठीक है ना। बुक वैल्यू कह सकते हो आप इसको, हिस्टोरिकल कॉस्ट कह सकते हो। और फ्यूचर में भी यही कॉस्ट चलेगी। क्यों कर रहा है वो, क्योंकि ये कह रहा है अकाउंटेंट क्या कह रहा है कि जब हमें इसे बेचना नहीं है तो क्या पता करना आपको कि इसकी वैल्यू कितनी है। जब बिजनेस में देखो, आप क्या आए दिन, अगर आपका कोई घर है तो क्या आए दिन आप ये पता लगाते फिर तो कि मेरी प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है, आपको बेचना है उसको, नहीं बेचना, कोई नहीं पता लगाता। तो ये कहता है कि बार बार हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगा सकते कि हमारी एसेट की वैल्यू कितनी है। हर साल फ्लक्चुएट होती है वैल्यू, कभी कम कभी ज्यादा। अरे जब बेचनी होगी तब देखेंगे, अब तक शो करते रहो ना पुरानी वैल्यू। बट इसकी पुरानी वैल्यू शो करने के चक्कर में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। सर कैसे, जैसे मान लो मैं इन्वेस्टर हूं, मैं आपकी कंपनी में आ रहा हूं, मैं 2050 के समय में आया, मैंने देखा आपकी बिल्डिंग की कीमत मात्र 50 लाख रुपए है। बस मैं कहूंगा बस 50 लाख की बिल्डिंग है, इतनी कम एसेट्स पड़ी है आपके पास। तो यानी कि जो आपका इंप्रेशन है इन्वेस्टर्स के सामने वो कमजोर पड़ जाएगा। कैसे, क्योंकि आपने सारी एसेट जो दिखा रखी है उस पुराने पुराने रेट पे दिखा रखी है, और नया रेट तो उनका 4-5 गुना ज्यादा है। अगर दिखाओगे तो बैलेंस शीट पावरफुल भी तो दिखेगी। अब आप पुराने रिकॉर्ड से मेंटेन करोगे तो आपकी 2050 की बैलेंस शीट और इसकी बैलेंस शीट में कोई खास फर्क दिखाई नहीं देगा। इन्वेस्टर्स आएंगे नहीं, कहेंगे देखो इनकी एसेट्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं मार्केट में, जबकि आपने अपनी एसेट्स की खुद की वैल्यू गिरा रखी है। पुराने रिकॉर्ड मेंटेन करे जा रहे हो, पुराने रेट पे लिखे जा रहे हो, है ना। ये अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन अनरियलिस्टिक बन जाती है। ये इसका दूसरा फॉल्ट है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। मैं इसको रीड करवा देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न। अच्छा हाँ एक बात और, ये गोइंग कंसर्न क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है। जब हमारा अकाउंटेंट बुक्स बनाता है, जब वो पहली बार किसी कंपनी को ज्वाइन करता है ना, तो ये नहीं सोच के करता कि ये कंपनी आज ही बंद हो जाएगी। वो ये मान के चलता है कि चलती रहेगी और मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता रहूंगा, प्रॉफिट लॉस निकालता रहूंगा, मालिकों को और मैनेजमेंट को बताता रहूंगा। ये काम जो है सालों साल ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। यही है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। आम भाषा में मैंने तुमको इन शॉर्ट में समझा दिया, आगे हम इसे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अज्यूमिंग द बिजनेस विल कंटिन्यू इनडेफिनिटली, कॉन्सिक्वेंटली एसेट्स आर शोन हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैंने क्या होगा, एसेट्स को आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करोगे, हाँ साथ साथ में उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए चलो, सॉरी माइनस डेप्रिसिएशन रेदर देन देयर नेट रियलाइजेबल। मतलब आपको डेप्रिसिएशन हटाना है, मार्केट वैल्यू नहीं दिखानी, ये मैंने बताया, नई वैल्यू शो नहीं करनी। अच्छा सर ये डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन मतलब बच्चों ऐसा होता है ना कि एसेट्स की वैल्यू, देखो जमीन तो ऐसी चीज है बिल्डिंग, कि आपको पता है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा समय के साथ, इन सब की वैल्यू गिर जाती है। अब मान लो मैंने कोई फ्लैट लिया, तो समय के साथ वो कबाड़ तो बनेगा ही बनेगा, तो आपको क्या लगता है उसकी वैल्यू गिरेगी कि नहीं गिरेगी, बच्चे कहेंगे बिल्कुल गिरेगी सर। वही डेप्रिसिएशन होता है बच्चों। तो कहते हैं जब भी कोई एसेट्स की, अब जैसे मैंने फोन लिया, आज आईफोन लिया 13 लिया, मैंने मान लो 50,000 का ले लिया, क्या मैं 2 साल के बाद 50,000 का बेचूंगा, बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर, बड़े कितने तो स्क्रैचेस लग गए होंगे उसके फोन पे, 2 साल के बाद तो दाम गिर चुका होगा, 20-22 हजार में बिकेगा सर। तो ये जो देखो डेप्रिसिएशन है क्या, समझना। देखो जैसे मान लीजिए, इसको मैं रेस कर दूं बच्चों, देखो समझना बात को। जैसे मान लो मैंने जो फोन खरीदा
है ना। मैंने जैसे मान लो फोन खरीदा, ठीक है, ये फोन है, ठीक है, और मान लीजिए फोन जब मैंने खरीदा तो इसका जो प्राइस था वो था 50,000 रुपए। बट आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर आफ्टर 4 ईयर छोड़ो, 1 ईयर की बात करता हूँ, 1 साल के बाद ही अगर उसका प्राइस आप पूछोगे ना तो कितना हो चुका होगा, हो सकता है क्या पता वो गिर के 30,000 हो चुका हो। ये गिरावट क्यों आई? ये जो 20,000 की गिरावट आई, ये क्यों आई बताओ? सर गिरावट इसलिए आई होगी क्योंकि नए फोन आ गए होंगे मार्केट में, आपका फोन खराब भी हो गया होगा, आपने मल्टीपल जगह यूज कर लिया होगा, डैमेज भी हो गया होगा। इसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं, जो गिरा हुआ मूल्य होता है ना, इसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई एसेट, सर मैंने क्या किया देखो, मैंने क्या किया, 50 की मेरी फोन है, 20 दाम गिर चुका है, अभी इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 30,000 रुपए। तो ये जो गिरावट होती है ना, ये माइनस करते हुए चलना है आपको, जब भी आपकी कोई एसेट की वैल्यू गिर जाए, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ, कई बार हम रेट नहीं बदलते हैं, जिस वजह से जो इन्वेस्टर है वो सही अनुमान नहीं लगा सकते आपकी एसेट्स कितनी है, और हो सकता है अगर उनको अच्छी वैल्यू समझ में नहीं आई तो वो आप पे इन्वेस्ट भी ना करे कंपनी में, तो ये आपके लिए फॉल्ट बन जाएगा। और ये अकाउंटिंग का ही ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से इन्वेस्टर नहीं आ रहा कंपनी में। क्यों? क्योंकि आप रेट नहीं बदल रहे हो, उसको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल रही है आपके बिजनेस की, मालिक को भी पता नहीं चलेगी बिजनेस की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। अब ये क्वालिटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? अच्छाइयां, कंपनी के ईमानदार एम्प्लॉय, मैनेजमेंट जो है बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी, क्या सीए इन सब चीजों को रिकॉर्ड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा सर। उसका काम है कितना सामान गया, कितना आया, उनमें कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, वो रिकॉर्ड करना, ना कि अच्छाइयां रिकॉर्ड करना, ये सब उसका काम नहीं है। तो एक प्रॉब्लम और, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस लेवल चेंज, ये मैंने आपको बता दिया। प्राइस लेवल चेंज का मतलब होता है, ठीक है ना, यही वाली कहानी हो गई, समय के साथ प्राइस चेंज नहीं करता, समय के साथ प्राइस को ये चेंज नहीं करता है। सर प्राइस को चेंज क्यों नहीं कर रहा है? मैंने बताया वो बार बार उसको करना ही नहीं चाहता, वो कहता है कि जब बेचेंगे तब प्राइस को चेंज करेंगे, अभी जो रेट चल रहा है उस पर शो करते रहो। हम दो वजह बताता है, एक तो बार बार चेंज करने का मतलब नहीं है क्योंकि बेचना नहीं है, दूसरी बात हम हर साल ये पता नहीं लगा सकते कि हमारी एसेट्स की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो पुरानी वैल्यू पे ही कैरी ऑन रहता है, ठीक है। अगला क्या है बच्चों? अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अच्छा हाँ, इसमें चोरी भी होती है। सर चोरी? हमने तो उसको बुलाया है कंपनी के खाते मेंटेन करने के लिए। अरे नहीं नहीं, चोरी वो भी कर सकता, चोरी करवाई भी जा सकती है। सर ऐसे कैसे, चोरी कैसे हो सकती है सर? भाई अगर मालिक ही कहे कि खातों में छेड़छाड़ करके प्रॉफिट कम शो करो ताकि टैक्स कम देना पड़े, तो क्या सीए करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। अकाउंटेंट तो करेगा क्योंकि मालिक ने बोला है। तो कई बार क्या होता है ना, इंटेंशनली मैनिपुलेशन और प्रेजेंटेड, मतलब कह सकते हो मैनिपुलेटेड हो जाते हैं, खाते गलत तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं इन वे टू शो ए मोर फेवरेबल पिक्चर। कई बार ज्यादा दिखा दिया जाता है, बिजनेस की हेल्थ को अच्छा दिखाया। अच्छा देखो, बिजनेस प्रॉफिट ज्यादा कब शो किया जाता है? जब आपको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना हो अपनी ओर, कि इन्वेस्टर्स आए हमारी कंपनी में पैसा लगाए, बशर्ते आप कमा कम रहे हो, दिखा दो ज्यादा, लोग आएंगे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप कम शो करते हैं जब आपको टैक्स कम भरना हो। तो खातों में तो छेड़छाड़ करता है ये अकाउंटेंट। तो ये अच्छाई है बुराई है? बस बुराई समझ लो उसको भी। अच्छा नेक्स्ट क्या है? तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको रीड करा देता हूँ। देखो फर्स्ट हमने जो रीड पढ़ा इसके अंदर, देखो पहला था एग्जैक्ट डेटा नहीं देता। कई बार कहता है कि लाइफ जो हमारी एसेट्स की लाइफ है 10 साल है, जरूर थोड़ी 10 साल हो, क्या होता है 5 साल में खराब हो जाए एसेट्स, पर एस्टिमेशन गलत हुआ ना। उसके बाद कहता है कि इतने डेटर तो डूब ही जाएंगे, जरूरी डूब जाएंगे, हमने जिनको माल बेचा है वो सारे डूब जाएंगे, या 10% डूब जाएंगे, कहाँ का एस्टिमेशन है? तो एस्टिमेशन गलत भी हो जाते हैं, डेटा कई बार एग्जैक्ट नहीं। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन का मतलब हो जाता है कि कई जगहों पर क्या करता है ये मान के चलता है बिजनेस चलता रहेगा, हम एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करते रहेंगे, नेट वैल्यू पे नहीं शो करेंगे, जो कि गलत है। उसके बाद क्वालिटेटिव एलिमेंट का मतलब होता है रेपुटेशन हो गया, एम्प्लॉय बहुत ही हार्ड वर्किंग है, ईमानदार है, ये सब रिकॉर्ड नहीं करता वो, है ना। नेक्स्ट, प्राइस लेवल चेंज। कोई चीज अगर आपने पहले 50 की खरीदी है, आप 10 साल बेच चुके हैं, अगर वो जमीन है तो हो सकता है उसकी जमीन पर वैल्यू बढ़ गई हो, पर क्या करें, मजबूर है हम तो, आदत से तो सीए हैं तो करेंगे यही काम, पुराने रेट पे शो करेंगे। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कई बार अकाउंट में छेड़छाड़ की जाती है, खाते में प्रॉफिट को ज्यादा दिखाया जाता है, कंपनी को बड़ा पावरफुल दिखाया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। कई बार प्रॉफिट को कम दिखाया जाता है ताकि हम टैक्स कम शो करें। तो ये कुछ बुराइयां भी है, इन्हें भी आपको याद करना है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आ गया लिमिटेशन ऑफ अकाउंट, सबसे जरूरी है कि आपको बुलेट पॉइंट्स याद हो।
जैसे अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। उसके बाद अकाउंटिंग इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। और बस ये 5 थे। आपको ना बुलेट पॉइंट पे फोकस करना है कि ये गलत ना लिखो। अंदर की बातों को तो आप पढ़ के भी समझ जाओगे रीडिंग कर करके कि हाँ हमें लिखना क्या है। बुलेट पॉइंट सबसे पहले देखेगा एग्जामिनर, उसके बाद की इंफॉर्मेशन को हल्का सा वो रीड करेगा बस, क्या पता ना भी करे। तो ट्रिक अच्छी है, बुलेट पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा और साथ साथ में 2-4 बार रीडिंग कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। ये चीजें बहुत टफ नहीं है, इनको तो आप चुटकियों में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब तक हमने क्या कहते हैं एडवांटेजेस पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा लिमिटेशन भी हो गया हमारा। अब हमारा जो है वो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। देखो, सिर्फ कंपनी में एक ब्रांच नहीं है कि एक सीए हायर कर लिया गया, अकाउंटिंग हो रही है, रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं, प्रॉफिट निकाला जा रहा है, बताया जा रहा है, नहीं, और भी डिपार्टमेंट्स है भाई, वो भी तो देखने। देखो, 5 ब्रांचेस की मैं बात करूंगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सर हम तो अभी तक तो बस यही पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग अकाउंटिंग, ये ब्रांचेस कहां से? अपने डिपार्टमेंट तो होते ही है। तो सर जो ये सीए था हमारा, ये किस डिपार्टमेंट में था? ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच में। इसमें था हमारे जो सीए थे, हमारा जो सीए था, जो सीए कह लो, अकाउंटेंट कह लो, आप कुछ भी कह लो, अकाउंटेंट भी यही काम कर लेता है। ठीक है ना? जो ये अकाउंटिंग कर रहा था, ये था इस ब्रांच में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो बाकी ब्रांचेस में ये अलग प्रोफेशन के लोग इसमें होते हैं। अच्छा, उनके आगे भी सर अकाउंटिंग लिखा हुआ है, तो उनकी अकाउंटिंग भी हमारे जैसे सेम होती होगी? नहीं, उनकी अलग होती है। हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है पैसे के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कितना गया, कितना आया, क्या मुनाफा, क्या घाटा, क्या बैलेंस शीट, क्या पोजीशन। समझ रहे हो मेरी बात? हमारा काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, पढ़ेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच को समझते हैं, सीए की ब्रांच को देख लेते हैं। ठीक है, देखो, पहली ब्रांच होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जहां पे कौन होते हैं? हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। क्या करते हैं? द ब्रांच ऑफ कंसर्न विद द आइडेंटिफाइंग, देखना याद करना सीए के काम। आई फॉर आइडेंटिफाइंग, एम फॉर मेजरिंग, आर फॉर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसमें हम प्रॉफिट लॉस पता लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं? हम अपनी सारी जो चीजें हैं उनको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? और सारे एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स को हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। सर ये तो सारा काम पढ़ा हुआ है हमने, ये तो हमारी एक हमारा जो सीए वो अकाउंटिंग करता है, और वही आईएमआर सीएस वाला तो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इसके अंदर भी भाई। तो हमारा सी किस ब्रांच में काम करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या होता है? वही जो हमने पढ़ा है अब तक, जितना भी हमने प्रोसेस पढ़ा है ना, पहचानने का, रिकॉर्ड करने का, बैलेंस शीट बनाने का, या फिर जर्नल हो गया, लेजर हो गया, समराइजिंग का काम हो गया, ये सारा काम इसमें आ जाता है। ये जो सीए करता है वो होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच का काम। ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच में यस, 5 ब्रांचेस में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच होती है उसमें सीए होता है, जिसमें वही आईएमआर सीएस एसी के प्रोसेस को अपनाता है, जिसमें आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेशन, सारा काम होता है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट ब्रांच, कॉस्ट अकाउंटिंग। सर इस ब्रांच में कौन होता है? इस ब्रांच में होते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए। ठीक है, ये क्या करते हैं सर? दिस ब्रांच डील विद दी, मैं 2 चीजों पे बात करूंगा, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या फिर सर्विस। ठीक है, मेन काम ना, कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो कितनी है? ठीक है, पहला, और उसका प्राइस क्या रहेगा? इसका मेन काम 2 चीजों पे डिपेंड करता है, रहता है। पहला, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आनी है, कितने में वो बन जाना चाहिए, और कितने में वो बिक जाना चाहिए, क्योंकि इसी बीच में तो कमाना है हमें। मान लीजिए अगर हम कोई प्रोडक्ट 3,000 का बनाते हैं और उसे 8,000 में बेचते हैं, तो कितना कमा रहे हैं? सर हम मोटा मोटा 5,000 कमा रहे हैं। इसकी हमेशा एक कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में बने और महंगे से महंगा बिक जाए, ताकि मार्जिन क्या हो? ज्यादा, है ना? भाई सीए का तो काम यहीं तक है ना कि मुनाफा आया, बाद में, इसका काम बाद का है। प्रोडक्ट बिकेगा, पैसा आएगा, फिर ये रिकॉर्ड करेगा। उससे पहले जो काम करता है वो ये है कि प्रोडक्ट बनना सस्ते में चाहिए, क्योंकि अगर वही नहीं बनाना सस्ते में और सही रेट पे नहीं बिका तो होगा लॉस, और लॉस होगा तो ये लॉस रिकॉर्ड करेगा हमारा सीए।
कंपनी डूब जाएगी। यानी कि सोचो कितना माइंड लेवल का, कितना लॉजिकल लेवल का काम करता है बंदा। तो इसका भी ब्रांच बहुत तगड़ा है। अब रीडिंग करते हैं। द ब्रांच दैट डील विद द असरटेनिंग, एनालाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। पहला, पता लगाना, समझना और कंट्रोल करना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो सर्विस दी जा रही है, कोशिश की जाए कि वो कम से कम पैसों में बने, ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। अगला, प्रोसेस और ऑपरेशन। इट्स प्राइमरी गोल, इसका पहला गोल ये है टू हेल्प मैनेजमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत तय करना। एक तो लागत कम से कम आए और ऊपर से कीमत तय करना कि हमसे मार्केट में कैसे बेचेंगे। सर ये तो आसान है ना, प्राइस तय करना। आपने 3 बनाया, कुछ प्रॉफिट ऐड करो, बेच दो। अरे भाई कॉम्पिटिटर मार्केट में, ध्यान दीजिए उनका भी। वो बेच रहे हैं 7 में, आप बेच रहे हो 8 में, बिकेगा आपका प्रोडक्ट, उसका भी ध्यान रखिए, और भी खर्चा है। तो ये सारे काम ये करता है, कितने बनना है, कितने बिकना है, सारा इसका काम है। ठीक है, चलो कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आ गया। मैनेजमेंट अकाउंट में कौन होता है सर? इसमें होती है कंपनी सेक्रेटरी, जिनका काम क्या होता है? कंपनी को मैनेज करना। क्या करना? मैनेज करना। आओ, बहुत इजी वे समझ आ गया, कंपनी को मैनेज करना। द ब्रांच दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, मैनेजमेंट को। ठीक है, प्लानिंग करती हैं, पॉलिसी बनाती हैं, ठीक है, डिसीजंस में मदद करती हैं और ऑपरेशन को कंट्रोल करती है कि बिजनेस सही से ऑपरेट हो। प्लानिंग, पॉलिसी बनाना, बिजनेस को कंट्रोल करना, सारा काम इनके अंडर में आता है। तो ये किस मैनेज डिपार्टमेंट में? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट में। अब तक 3 डिपार्टमेंट पढ़ चुके हैं। एक डिपार्टमेंट सीए है, एक में सीएमए है और एक में हमारी सीएस है, जिसका काम है कंपनी को मैनेज करना, पॉलिसीज बनाना। ठीक है, 3 मैनेजमेंट हो गए। सर बाकी 2 भाई वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, हम आपको समझा देते हैं बच्चों। ठीक है, देखो सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग में क्या होता है, इसमें कंपनी को प्रेजेंट करना होता है सोसाइटी में कि हमारी कंपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, कितना डोनेशन कर रही है, क्या प्रोडक्ट सर्विस हम बना रहे हैं, कितनी किस क्वालिटी का बना रहे हैं। तो इस डिपार्टमेंट का काम है कंपनी को सही इमेज बनाकर, कंपनी की सही इमेज को मार्केट में दिखाना। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का काम है कंपनी में अच्छे एम्प्लॉइज हायर करना। वो एचआर वगैरह जो होते हैं, जो हायरिंग करते हैं, अच्छे एम्प्लॉइज अगर नहीं हायर होंगे कंपनी, तो कंपनी कैसे चलेगी? भाई कंपनी चल ही रही है एम्प्लॉइज के दम पर। अच्छे एम्प्लॉइज हायरिंग का काम इस डिपार्टमेंट का है। कंपनी को सही तरीके से प्रेजेंट करने का काम इस डिपार्टमेंट का है। मैनेजमेंट का काम इसका है। प्रोडक्ट की कैसे, किस रेट पे बनेगा, किस रेट पे बिकेगा, वो इसका काम है। पूरा बाद में बिकने के बाद जो पैसा आएगा, रिकॉर्ड मेंटेन होगा, प्रॉफिट लॉस निकलेगा, पोजीशन निकलेगी बिजनेस की, वो सीए देखेगा। सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो ये सब पढ़ चुके हैं हम सब। अब बात करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की। चलो इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस समझते हैं। मैंने बताया था ना, हमारे सी के कुछ काम होते हैं, आई एम आर सी एस ए सी होती है ना। अब देखना, ये जो 4 काम होते हैं ना स्टार्टिंग के, आई एम आर सी, और आखिरी के 3 काम, बात को समझना। मैं यहां बना रहा हूं सी ए, ठीक है, ये बन गया हमारा सी ए। ठीक है, और मैं एक पर्सन और बना रहा हूं, ठीक है, इसका नाम मैं रखूंगा बुक कीपर। सर अब ये कहां से आ गया, ये कहां से आया एकदम से रैंडम, ये किसकी नई एंट्री हुई अभी अभी? देखो, वैसे सारा काम अकाउंटिंग है, ये सारा काम अकाउंटिंग है जो सीए करता है, क्योंकि सारा काम करता है वो ए टू जेड। बट क्या होता है ना, उसको ये 4 काम लगते हैं बोरिंग, डेली बेसिस के काम। डेली बेसिस के काम, हाँ, पहचानना, अमाउंट लिखना, उन्हें रिकॉर्ड करना, अलग अलग बुक में रिकॉर्ड करना, डेली का काम है। और ये सीए नहीं करेगा, इसको और भी बहुत काम होते हैं। इसके लिए एक अलग से बंदा हायर करता है, अपने अंडर में ट्रेन करता है, जिसका नाम होता है बुक कीपर। इसको कहता है भाई तू ये 4 काम तू करेगा आपसे, क्योंकि बहुत छोटे काम है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये मैं समझा दूंगा, 1 आध महीने की ट्रेनिंग में तुझे रेडी कर दूंगा, तो 4 कर लेगा। बाकी के 3 मैं देख लेता हूँ, है ना, मैं काम को बांट देता हूँ, बाकी के 3 मैं देख लेता हूँ, बाकी के 4 तू देख ले। ठीक है, तो बुक कीपर कहता है ठीक है भाई। अब सैलरी का डिफरेंस है, ये क्या पाएगा 15, 20, 30 हजार रुपए, उसको मिलेंगे पता नहीं लाखों के पैकेज में होता है वो। सर उसकी वो आखिरी के 3 काम इंपॉर्टेंट है क्या? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यही तो सीखोगे आगे चलकर तुम। तो 3 काम देखने में लग रहे हैं, काम तो बहुत करता है वो कंपनी के लिए। ऐसा नहीं कि 4 काम दे दिए गए तो उसको 3 थमाए तो वो कुछ नहीं कर रहा, उसके उसका माइंड लेवल का काम है ये तो। ये तो बस कुछ नहीं है, कोई खास दिमाग नहीं लगाना, होता जाएगा, थोड़ी बहुत बस नॉलेज हो जानी चाहिए, हो जाता है।
देखो, बुक कीपर कहता है बुक कीपर कहता है मैं अपने काम को बोलता हूं बुक कीपिंग। क्या बोलता हूं? बुक कीपिंग। भाई ये भी तू कुछ कहेगा कि मैं आ रहा हूं कल से कंपनी में, मैं करूंगा बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में क्या करेगा? ये चारों काम। ये क्या कहता है? ये क्या कहेगा? मैं आ रहा हूं अपना काम करने, मैं करूंगा अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग बहुत वाइड वर्ड है, इसमें चाहे तो सारा काम अकेले कर सकता है, बट करेगा ये आखिर के तीन ही। ठीक है, एक हो गया बुक कीपर, एक हो गया सीए, ये करता है बुक कीपिंग, वो करता है अकाउंटिंग, ऐसे वो आखिर के तीन करता है, ये स्टार्टिंग के चार काम ये अकेले देख लेता है। अब डिफरेंस पढ़ाता हूं मैं। एग्जाम्पल देखो कितनी हेल्प करते हैं ना बच्चों। एग्जाम्पल से हम चीजों को कितनी आसानी से समझ सकते हैं। देखो हाँ, एक बात और याद रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पूरे कंप्लीट चैप्टर की कलरफुल पीडीएफ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीडीएफ में नहीं मिलेंगी आपको। ये तो भाई क्लास में जब आप पढ़ने बैठोगे तो प्लीज एक कॉपी पेन लेके बैठ। ये अकाउंट्स की क्लास है, कोई इतिहास तो पढ़नी है, वैसे भी स्टार्टिंग चैप्टर है, थोड़ी बहुत कहानी लगेगी, आगे चल के चीजें प्रैक्टिकली हो जाएंगी। प्लीज जब भी बैठिए कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी मैं एक्स्ट्रा समझाता हूँ उसे नोट कीजिए। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है, फिर भी दिक्कत होती है, नहीं कर पा रहे हो, है ना, मैं अपना नंबर छोड़ दिया करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर जाओ, सेव करो पंकज सर के नाम से, आप हाय लिखो, सर मेरा ये नाम है, मुझे पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर की, मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ। ठीक है बच्चों, ये हो गया। हम डिफरेंस पढ़ते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। ये वो हो गया जिसमें मैं बताया था ना, ये बुक कीप ये तो हो गया आपका बुक कीपर। कौन हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा बुक कीपर। कौन? बुक कीपर। जैसे सीए ही गाइड करता है, और इधर हो गया हमारा सीए। समझ लो ये चेला ये इसका, है ना, अंडर में काम कर रहा है। देखो अब देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, बुक कीपिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जहां पे आई आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एनीवन, लेन देन को पहचानना, उन्हें मेजर करना, ठीक है ना, फिर उन्हें रिकॉर्ड करना, फिर उन्हें क्लासिफाई करना। चार काम, आई एम आर और सी, ये चारों काम आई एम आर और सी ये इसमें होता है, मैंने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट, ठीक है, एस ए सी आखिरी के तीन काम ये देख लेता है। पहला काम क्या हो गया आपका? समराइजिंग। ठीक है, सर ये ए फॉर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेटिंग आप कुछ भी कह सकते हो, और सी फॉर कम्युनिकेटिंग। ये आप ए को आप इंटरप्रिटेशन में डाल सकते हो, एनालिसिस कह लो, इंटरप्रेटिंग कह लो, या इंटरप्रिटेशन कह लो। मतलब होता है कि चीजों को समझना, प्रॉफिट लॉस निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, यही सारे काम आ जाते हैं। तो अलग से नहीं है, सेम ही जाएगा, उसी में कनेक्ट है। ए फॉर आप एनालिसिस, आप यहाँ पे एनालिसिस ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आखिरी के तीन काम काउंटिंग में आ गए। ठीक है, तो एग्जाम्पल पढ़ा है, वहां से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो बुक कीपर के चार काम लिख दिए, इसके तीन काम हो गए काउंटिंग के, सीए के। ठीक है, आगे देखो स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है। पहले बुक कीपर करेगा चार काम, जब तक ये अपनी चारों बुकें रेडी नहीं कर लेगा, जब तक ये सारी बुकें रेडी नहीं कर लेगा यहाँ के माध्यम से, सारा काम नहीं करेगा, तब तक इसका काम स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, इसका डेली डेली बेसिस का काम है, रूटीन नेचर का, मतलब ये डेली काम करता है, ये काम इसका डेली बेसिस का है। इसका काम है एनालिटिकल, डायनेमिक नेचर, वैसे करता है एंड में ही रिकॉर्ड मेंटेन कर, पर कभी कभी ऑन डिमांड भी करता है। बुक्स बनाने का काम इसका डेली बेसिस का नहीं है कि डेली प्रॉफिट लॉस निकालेगा, बैलेंस शीट बनाएगा, बैलेंस शीट वगैरह तो ये एंड ऑफ द ईयर बनाएगा, प्रॉफिट भी एंड ऑफ द ईयर में निकालेगा। तो जो इसका ना एनालिटिकल टाइप का काम है, ऑन डिमांड, कई बार ऑन अकॉर्डिंग टू डेट करता है अपना, या कई बार डिमांड करती है कंपनी की, जरा बताइए अभी स्टेटस क्या चल रहा है, क्या प्रॉफिट लॉस, उस हिसाब से चलता है। ये जूनियर स्टाफ है, ये सीनियर है, इसके लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, इसके लिए तो भाई सीए बनना पड़ेगा, बढ़िया अकाउंटेंट बनना पड़ेगा। आगे अकाउंटिंग और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हाँ अब देखिए कुछ बातें मैं समझाता हूँ बच्चों। जैसे मैं बताया था ना, एक मिनट, पहले जर्नल बना ली गई, एक बुक बनाई गई जर्नल। ठीक है, फिर इसी के माध्यम से बहुत सारी बुकें बनाई गई, छोटी 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 छोटी। ठीक है, अलग अलग परचेज की, सेल की, है ना, कुछ सेल की बन गई, कुछ परचेज की बन गई, कुछ रेंट की बन गई। ये सब क्या है बच्चों? ये सब लेजर है। ठीक है, उसके बाद एक बुक बन जाएगी ट्रायल बैलेंस की अलग से। यहां पता लगा लेंगे कि कहीं किसी बुक में गलती होगी तो यहां पकड़ में आ जाएगा, वो सब धीरे धीरे सीखोगे कैसे बनती है।
यहां तक का काम हो गया। ठीक है, जर्नल हो गया, लेजर हो गया आपका, क्या कहते हैं, अलग से लेजर बना दिया हमने, ट्रायल बैलेंस बना लिया। अब बनाने जाएंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या बनाएंगे अब? बनाएंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ फर्दर बुक तैयार की जाएंगी। सर क्या क्या? हमें से कुछ के नाम याद है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, शॉर्टकट में स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर अगला है बैलेंस शीट। अच्छा, ठीक है सर। सर हमें याद है इन दोनों का काम शायद प्रॉफिट लॉस बताना है। यस, इसका काम है फाइनेंशियल पोजीशन बताना। क्या बताना? फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी स्ट्रांग है या बहुत वीक है, ठीक है। ये सारा काम हो गया। अब बात समझना, ये जो जानकारियां है ना बच्चों, ये जो जानकारियां हैं, जो अलग अलग बुक से अलग अलग जानकारियां निकली, इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। यही जो जानकारियां निकल के आई, ठीक है। अब आओ आगे बढ़ते हैं, अब आपको समझ में आएगा। हाँ, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वही तीन बुक से जो जानकारियां निकलती हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही तीनों जो बुकें बनती हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। जनरेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, पहले बुक कीपिंग होता है, ऑन विच द हेल्प ऑफ यूजर इन डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग होती है, अकाउंटिंग होती है, जिसके बाद ये बुकें तैयार होती हैं। ये जो तीनों तीनों बुक थी ना आपकी, आपकी एक थी ट्रेडिंग की थी, मैं लिख देता हूं यहां पर साइड में, आप भी लिख लेना नोट्स में। ट्रेडिंग का था आपका स्टेटमेंट ऑफ पीनल था आपका, उसके बाद आपका बैलेंस शीट था, ठीक है। ये जो तीनों किताबें थी, इन तीनों से कोई ना कोई जानकारियां निकल के आती है, और यही हमारी तीनों बुकें जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जिससे सीए रेडी करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने। हाँ, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, मतलब इसमें कितना पैसा गया कितना आया, इसकी भी जानकारी है इसमें, ठीक है। हाँ, तो ये सब होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो जनरेट होती है, हर बुक से कोई ना कोई जानकारी निकलती है। अच्छा, इस बुक से क्या निकलती है, इसमें एक और ऐड कर लेना, जब आप लिखोगे मैं यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, कहाँ गया वो पेज, ठीक है ना। हाँ, ये ना, हम यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। सर यहाँ पे इसमें क्या होता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, मतलब सर कितना पैसा आया कितना गया, इसकी जानकारी आपको यहां मिलेगी। तो ये सारी जानकारी प्रॉफिट की, पोजीशन की, कितना पैसा आया कितना गया, ये सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आगे क्या होती है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारी जो ये है चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस, ठीक है। इन सबसे जो जानकारियां निकलती हैं वही हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और इन बुक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? सर ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, इन बुक्स को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। रिवीजन करते रहा करो बच्चों घर पे, सिर्फ क्लासेस में हम तो पढ़ा रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझा रहे हैं। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे, डाउट नहीं पूछोगे, बात नहीं बनेगी। मैं यही कोशिश करता हूँ कि एक लेक्चर में एक चीज को मल्टीपल टाइम रिपीट कर देता हूँ, ताकि बच्चे में डाउट ना, मतलब 0% डाउट रह जाए। फिर भी अगर रहता है तो हम हैं, ठीक है। बट रिविजन बहुत जरूरी है, रिविजन करते रहिए, चीजें याद हो जाएंगी, एग्जाम भी आने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटीज की, क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। जो सीए की बुक्स बनाता है और जो इन्फॉर्मेशन निकलती है उनमें से, प्रॉफिट की, लॉस की, कितना पैसा आया कितना गया, पहली बात ये सारी जानकारी रिलायबल होनी चाहिए। इसमें रिलायबल मतलब झूठी जानकारी ना हो। सीए खाता वैसी जानता है, आप मैनिपुलेट करता है, अगर गलत जानकारियां देगा तो विश्वास करेगा मैनेजमेंट? बिल्कुल भी नहीं, मैनेजमेंट विश्वास नहीं करेगा। तो जानकारी रिलायबल देनी है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, एक तो जानकारी रिलायबल होनी चाहिए। एक रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मींस इट वेरीफिएबल, फ्री फ्रॉम बायस, इसी में किसी तरह का छेड़छाड़ भेदभाव ना हुआ हो, किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो, बिल्कुल प्योर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन पे कंपनी टिकी पड़ी है भाई। अगला रिलीवेंस, उतनी जानकारी दो जितनी मांगी जा रही है, काम की जानकारी। आपसे बैलेंस शीट में पोजीशन मांगी गई वो दो, प्रॉफिट लॉस मांगा गया प्रॉफिट लॉस दो, कितना पैसा आया कितना गया वो मांगा गया वो दो, ये नहीं कि सब उठा के लेके आ जाओ, जो मांगा जाए वही। रिलीवेंस, काम तक काम की जानकारी। अगला अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपकी बुक्स इस प्रकार बनी हो ताकि एक बार में पढ़ के समझ जाए हमसे। अगर आप इंफॉर्मेशन लेकर गए मैनेजमेंट को देने, तो मैनेजमेंट एक झटके में समझ जाए आप कहना क्या चाहते हो। तो पता चले आपने डॉक्टर वाली लैंग्वेज लिख दी है, ऐसे प्रेजेंट किया है कि बेचारा ऑनर समझ ही नहीं पा रहा है क्या लिखा है आपने, गड़बड़ हो जाएगा ना। आपकी दी गई जानकारियां अंडरस्टैंडेबल हो, इजिली समझ में आ जाए,
कंपैरेबिलिटी, कोशिश करना इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट करना कि थोड़ा लास्ट ईयर का भी रिकॉर्ड हो उसमें, ताकि कंपैरिजन हो जाए लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर में कि ग्रोथ कितनी हुई है, डिक्लाइन हुए हैं, बढ़े हैं, घटे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो क्वालिटीज तय करती हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन टॉप की होनी चाहिए। ठीक है, तो बैच को ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाते हैं, एक लेक्चर थर्ड बनाएंगे। वैसे खत्म करने को तो मैं इसमें ही खत्म कर सकता हूँ, ज्यादा है नहीं बच्चों, ठीक है ना, ज्यादा कुछ है तो नहीं। क्या कहते हो, लग जाए एक बार खत्म कर दें? हाँ सर, खत्म कर देते हैं, काम करते हैं। क्या कल, क्या आज फिनिश करते हैं, है ना? डाउट आएगा देख लेंगे। देखो, अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर कौन होते हैं, कौन कौन मांगता है इन्फॉर्मेशन को? पहला मालिक, क्योंकि इसे पता करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। फिर मैनेजमेंट, इसे डिसीजन लेने हैं। कुछ बाहरी लोग भी होते हैं, एम्प्लॉय वर्कर। भाई ये इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हैं? बोनस सैलरी, अगर इस साल कंपनी ने अच्छा कमाया है, ये जानना क्या चाहते हैं, इस साल अगर कंपनी ने अच्छा कमाया है तो क्या पता सैलरी बढ़ाने की मांग कर ले। कम कमाया होगा तो नहीं बोलेंगे बेचारे। अच्छा, बैंक, बैंक बैंक इसलिए मांगता है, वो लोन देगा, वो देखेगा बैलेंस शीट में एसेट्स है या नहीं, या पुराने जो बैंक लोन लिए गए हैं वो टाइम से चुकता किए गए हैं कि नहीं। तभी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये चेक करके देंगे आपको लोन, नहीं तो नहीं देंगे आपको। पोटेंशियल इन्वेस्टर ये भी देखेगा आपकी कंपनी कमा रही है नहीं कमा रही है, प्रॉफिट लॉस चेक करेगा, बैलेंस शीट देखेगा, पोजीशन क्या है, तभी तो इन्वेस्ट करेगा आपने। ठीक है, तभी इन्वेस्ट करेगा कंपनी के अंदर, नहीं तो नहीं करेगा। क्रेडिटर, ये तो सप्लाई करते हैं मटेरियल, ये भी बैलेंस शीट चेक करते हैं कि पुराने क्रेडिटर को टाइम पर पैसा मिला। अच्छा, क्रेडिटर क्यों बोल रहे हैं? अरे समझो सप्लायर है, ये रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, हमारी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनता है, उसका कच्चा माल आता है, जो सप्लाई करता है वो सप्लायर है। अच्छा, उसे क्रेडिटर कह सकते हो आप, क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, पर हम तुरंत पेमेंट नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे पेमेंट, एक आध साल के बाद, एक आध महीने के बाद रोक के रखते हैं, इसलिए उसे क्रेडिटर कहते हैं। अब वो क्यों मांग रहा है बुक्स? क्योंकि वो देखना चाहता है जिस कंपनी को मैं उधार माल बेच रहा हूं, मांग क्यों रहा है वो बुक्स? क्योंकि वो देखना चाहता है कि जिस कंपनी को मैं माल सप्लाई कर रहा हूं, क्या वो मेरा पैसा समय पे दे पाएगी, क्या पुराने जो क्रेडिटर थे, सप्लायर थे, क्या उनको टाइम पे पैसा मिला। बस वो यही चेक करेगा। अगला गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ये देखना है कि जो आपने टैक्स भरा है इस साल, जिस प्रॉफिट पे भरा है, क्या वो आपने प्रॉफिट सही में सही से निकाला है, क्योंकि उसको पता है, गौर सरकार को पता है कि सीए छेड़छाड़ करता है खाते में, प्रॉफिट को कम कर देगा, टैक्स कम भरेगा। ठीक है, तो इन सब के लिए सरकार मांगती है। कस्टमर, कस्टमर देखना चाहता है कि आपके प्रोडक्ट की सप्लाई रेगुलर है कि नहीं, सर्विस कैसी है आप सबकी, बस आपकी वारंटी वगैरह, उसको आपकी बुक से कोई दिलचस्पी नहीं है। मेन मेन दिलचस्पी आपके प्रोडक्ट में है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सही है या नहीं। बाकी रिसर्च एंड पब्लिक, बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं बच्चों, रिसर्च होते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का ग्रोथ कर रही है तो उसके पीछे का राज क्या है। ठीक है, तो वो रिसर्च करना चाहते हैं इस चीज पर। तो ये सब लोग हो गए। तो इंटरनल में कौन कौन हो गए? इंटरनल में हो गए हमारे ऑनर, मैनेजमेंट, बाहर में हो गए एम्प्लॉय, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, डायरेक्टर, सरकार, और उसके बाद कस्टमर और रिसर्च। ठीक है, अच्छा हाँ, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। देखो, अकाउंटिंग तो वो है जो सीए करता है, ठीक है, जो सीए करता है, जो वो सारा काम करता है वो अकाउंटिंग है। हमारा जो सीए करता है वो अकाउंटिंग है। ठीक है, इसमें वो IMRCSAC सारे सातों स्टेप अपनाता है, और जो भी प्रॉफिट लॉस निकलता है वो जाके मालिक को बता देता है। ये तो हो गई अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, इसमें एक एनालिसिस भी जोड़ देना, सारा काम अकाउंटिंग। पर ये जो ज्ञान आज लेके बैठा है ना, कि पहले पहचानना है, फिर मेजर करना है, फिर रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासिफाई करना है, ये कहां से सीखा इसने? यहां से। समझो, इसके लिए ये भगवत गीता, ये ये नॉलेज है, ये ज्ञान है, ये बताता है कि करनी कैसे है अकाउंटिंग, इसलिए ये नॉलेज है। यहाँ पे सारे रूल्स हैं, सारे प्रिंसिपल हैं, यहाँ सारे कॉन्सेप्ट हैं जो फॉलो करने हैं इसको। ये अकाउंटेंसी बताता है इसको कि भाई अपनी अकाउंटिंग में ये सारे नियम फॉलो करियो। इसलिए अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें सारा काम किया जाएगा, अकाउंटेंसी बताता है कि तू काम करेगा कैसे, वो हमसे आके पूछ। अकाउंटेंसी इसलिए सिस्टमैटिक नॉलेज या रूल रेगुलेशन है, जिसको सीए अपनी अकाउंटिंग में फॉलो करता है। मतलब ये सीए अपने इस प्रोसेस में, अकाउंटिंग के प्रोसेस में इस अकाउंटेंसी को फॉलो करेगा, रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा। तो अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, रूल है, मतलब एक ऐसी नॉलेज है जहां पे रूल्स है, प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, जिसे सीए फॉलो करता है। ठीक है, इसके बगैर आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ये एक प्रोसेस है और वो एक नॉलेज का भंडार है। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा देखो,
कई जगहें ऐसी होती है जहां पे डबल एंट्री फॉलो किया जाता है, कई जगहों पे ऐसी होती है जहां पे सिंगल एंट्री फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। तो ये मैकेनिज्म है। देखो डबल एंट्री का मैकेनिज्म क्या है समझते हैं। जब भी हम कोई लेन देन करते हैं, जब हम किसी को फोन पे करते हैं, पैसा भेजते हैं, तो देखिए अब हमारे पास डेबिट का मैसेज आता है, सामने वाले में जब पैसे जाते हैं तो क्रेडिट का मैसेज आता है। ये जो है ना, जो हमारी कंपनी है, बड़े बड़े संस्थान है, ये क्या करते हैं। देखो आपको पता है, अगर हम कुछ ऐसा समझो, मान लो कंपनी ने एक फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा? फर्नीचर। फर्नीचर आया और कैश गया। सर क्यों? अरे हम फर्नीचर खरीदने गए, फर्नीचर आ गया, पैसे नहीं देंगे दुकान वाले को तो पैसा गया। तो हमारी कंपनी में समझना, एक चीज बता रहा हूं मैं, जब कोई चीज आती है तो उसे ऐसे समझ लो डेबिट करते हैं, और जो कुछ आती है तो क्रेडिट करते हैं। आया डेबिट गया क्रेडिट, आया डेबिट गया क्रेडिट। अगर कोई चीज आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। ऐसे बहुत नियम है, कई बच्चों ने तो पढ़ भी लिए होंगे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, तो वो दिमाग लगाएंगे सर हर जगह पे डेबिट क्रेडिट का मीन नियम अलग होता है। अरे रुक जाओ, जब चैप्टर आएगा ना तो वहां समझाएंगे सब कुछ। भाई सिखा रहे हैं, इनिशियल स्टेज है, चैप्टर फर्स्ट को ना ऐसा समझो कि अभी अभी क्लास में आए हो आप, उसकी तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, ठीक है। अब समझना बात को, ये कंपनी है, आया तो अगर मान लो कोई एसेट आई तो डेबिट कर दिया, गई तो क्रेडिट कर दिया। कैसे हमारे फोन पे जब पैसा भेजते हैं तो एसएमएस आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड नाउ, आपके खाते से पैसे कट गए, डेबिट का मैसेज आया। और अगर पैसे जिसके खाते में गए होंगे वहां पे क्रेडिट का मैसेज आएगा, आपके खाते में इतना क्रेडिट हुआ है बैलेंस, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट चलता है, ठीक है। कंपनियां इन दोनों को रिकॉर्ड करती है, इसलिए डबल एंट्री में चलती है कंपनियां। डबल एंट्री का मतलब होता है जहां पे डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होता है, तो यानी क्या चीज आई उसको भी रिकॉर्ड करो, क्या चीज गई उसको भी रिकॉर्ड करो, दोनों चीजों को रिकॉर्ड करो, ठीक है। इसे कहते हैं डबल एंट्री, जहां पे डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर। अच्छा ये डेबिट क्रेडिट बराबर क्यों होते हैं? जैसे मैंने अगर 500 रुपए आपको भेजे, आपके खाते में कितने पहुंचेंगे? 500। अगर मैंने 500 का, अगर मैंने 1 लाख का फर्नीचर लाया, कितना कैश गया होगा जेब से? 1 लाख, यानी 1 लाख का फर्नीचर आया, 1 लाख का कैश गया। तो क्या 1 लाख की चीज आई और 1 लाख रुपए चले भी गए, तो सब दोनों बराबर है ना। अब 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, क्या 5 लाख दे देंगे उसको? नहीं ना। 1 लाख का फर्नीचर है तो 1 लाख रुपए ही जाएगा। तो डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं, ठीक है ना। मैकेनिज्म क्या है? बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। यहाँ दो खाते बनते हैं जहां पे एक चीज डेबिट होती है, एक चीज क्रेडिट होती है, और दोनों क्या रहते हैं? हमेशा इक्वल रहते हैं। आगे फीचर्स की बात करते हैं। जो डबल एंट्री है ना, ज्यादातर इसमें पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ चीजें बहुत अर्थमेटिकली एक्यूरेट रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस एक ऐसी जगह होती है जहां पे डेबिट और क्रेडिट चेक किया जाता है कि दोनों बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आगे प्रॉफिट लॉस निकलते हैं, बैलेंस शीट बनाई जाती है। मतलब जो हमारा सीए अकाउंटिंग करता है ना, वो फॉलो यही सिस्टम करता है, डबल एंट्री, जहां पर क्या आया क्या गया दोनों रिकॉर्ड करता है वो, डेबिट भी क्रेडिट भी, इसलिए इसको डबल एंट्री कहते हैं, ठीक है ना। तो फीचर्स पढ़ लिए। यहाँ पे पर्सनल इम्पर्सनल दोनों खाते बनाए जाते हैं, ये बहुत ही एक्यूरेट खाते होते हैं। यहाँ बैलेंस शीट तैयार होती है, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस बनाए जाते हैं, ठीक है। सीए का सारा काम, और ये बड़ी रिलायबल है, याद रखना 99.9% कंपनी इसी को फॉलो कर रही है, डबल एंट्री। सही। सिंगल एंट्री क्या होता है? जब आप इन दो में से किसी एक को रिकॉर्ड करोगे, दूसरे को नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? हो सकता है आपको उसकी डिटेल ना पता हो, कितना पैसा गया आपको आइडिया ही नहीं है, या कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां पर आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो कि अगर एक चीज आई तो दूसरी गई क्या। तो डेबिट क्रेडिट में किसी एक की नॉलेज है और आपके दूसरे की नॉलेज नहीं है, तो यानी कि आप किसी एक फैक्टर पे डिपेंड हो, उसे सिंगल एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस सिंगल एंट्री सिस्टम मोर एक्यूरेटली कॉल्ड अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, ऑब्वियसली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनेंगे जब आप डेबिट क्रेडिट में किसी एक को भूल जाओगे और एक को रिकॉर्ड करोगे, है ना। तो चीजें तो खराब होंगी होंगी। अब ये आपको पता ही नहीं चलेगा क्या आया क्या गया, क्या आया ये पता है, क्या गया ये पता ही नहीं है आपको। अंडर दिस सिस्टम कंप्लीट डबल एंट्रीज आर नॉट मेड। यहाँ पे डबल एंट्रीज नहीं होती, मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड नहीं होते। यूजली ओनली पर्सनल अकाउंट, कस्टमर, सप्लायर और कैश बुक यहां पर मेंटेन होती है। मतलब आपके पास का जो खाता बन सकता है ना, आप वही बनाओगे, दोनों लेन देन के पहलू आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ठीक है, और उसमें रियल और नॉमिनल अकाउंट नहीं बनते, रियल और नॉमिनल अकाउंट नहीं बनते। ये कुछ चीजें हम आगे समझेंगे बच्चों, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा फीचर्स की बात करूं, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। फीचर्स क्या बुराई है, और यहाँ पे छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं ना, लोकल दुकानदार होते हैं, वही फॉलो करते हैं इसको। और उसके बाद यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट क्रेडिट दोनों लिखा जाता है, ये चेक करने के लिए कि मैच कर रहा है कि नहीं। जब आपको एक पता है दूसरा पता ही नहीं, तो ट्रायल बैलेंस बनाओगे कैसे? आप बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। और रिलायबल, अगर रिलायबिलिटी की बात करूं तो अनरियलिस्टिक, ये रिलायबल नहीं है भाई, ये मेथड लोग नहीं यूज करते, बेकार है। सबसे बढ़िया है आप डबल एंट्री फॉलो करो।
बच्चों चैप्टर हो गया हमारा खत्म, ठीक है, चैप्टर हो गया फिनिश। और अच्छा, बड़ी अच्छी लाइन है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह तो केवल निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत का फल है। मेरे प्यारे बच्चों, ये लाइन लिखी इसलिए है मैंने कि लेक्चर तो खत्म हो गया, आप रिवीजन करना ध्यान से। अगर कहीं भी डाउट आता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक 5 मिनट का तो और वीडियो रिकॉर्ड कर ही सकता हूं मैं, जहां पर मैं डाउट क्लियर कर सकता हूं। बाकी आप हमसे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हो, फेसबुक के थ्रू जुड़ सकते हो। वहां अपने सवाल पूछ सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। ये एक ऐसे लेक्चर्स जा रही हैं जहां पर मैं 4-4 महीने पुरानी रिकॉर्डिंग्स को उठा के चेक करता हूँ कि क्या कहीं कोई कमेंट तो नहीं आया उस पर, ताकि उसका जवाब दे सकूं। बाकी विश ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहो, बहुत जल्दी एग्जाम आने वाले हैं, 10 से 15 दिन में एग्जाम्स आने वाले हैं। प्रिपरेशन को बूस्ट रखो, इकोनॉमिक्स को रिवाइज करते रहो, पर डे रिवाइज करो, अकाउंट्स की प्रैक्टिस करते रहो, थ्योरी सब्जेक्ट को लर्न करते रहो, बुलेट पॉइंट्स पे ध्यान दो। बाकी सब अच्छा रहेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, रिजल्ट ऑब्वियसली आएगा। और मैंने पहले ही कह रखा है कि अगर कॉमर्स ही है तो मन से पढ़ना है, चीजों को समझना है, नॉलेज गेन करनी है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ।